हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप शर्मा और आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी हम लोग पढ़ेंगे आज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है, तो पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं सोलेनॉइड की, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं। यानी एक ये ऐसी कॉइल हो गई और इसी कॉइल को हम लोग कहते हैं भाई सोलेनॉइड। तो इस कॉइल में इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो कर रहा होगा तो इधर से मान लीजिए करंट है इनवर्ड, ये इनवर्ड डायरेक्शन हो गई करंट की। तो इधर से अगर ये इनवर्ड करंट होगा तो इधर से फिर आउटवर्ड यानी बाहर निकल रहा होगा। तो इस तरीके से ये करंट हो गया। तो जब सोलेनॉइड में करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा यानी इधर से इनवर्ड, तो यहाँ से क्या होगा आउटवर्ड। हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में ही अगर हम टर्न करते हैं, बिल्कुल नेचुरल टर्न देते हैं फिंगर्स को ऐसे, तो इस तरीके से देखो करंट यहाँ से इंटर्ड हो रहा है, इधर से करंट ऐसे बाहर निकल रहा है। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ये जो हमारा थंब है, ये थंब इस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है। अब जो थंब की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी वो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाएगी। यानी यहाँ से ऐसे निकल के घूमती भी इधर से फिर इंटर्ड होगी और यहीं पे आके खत्म होगी। यहाँ से ये निकली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम करके आ गई और यहीं पे खत्म होगी। यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है वो है क्लोज लूप। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्लोज लूप बनाएगी, इधर से बाहर निकल रही होगी और ये फील्ड लाइन यहाँ से इंटर्ड हो रही है। तो ये डायरेक्शन हो गई। यानी इसको हम चाहें तो नॉर्थ पोल कह सकते हैं और इसको चाहें तो हम लोग साउथ पोल कह सकते हैं। तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड से पास हो रही होगी। तो ये जो सोलेनॉइड की एक्सिस है, ये यहाँ पे लगभग ऐसा माना जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। और जस्ट आउटसाइड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जस्ट आउटसाइड क्या होगा, तो यहाँ यानी जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी 0। यहाँ पे भी जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0 और इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है और उधर से इंटर्ड हो रही है। तो ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है इस तरीके से। और डायरेक्शन निकालने का वही तरीका है जो मैंने अभी बताया कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, राइट हैंड की फिंगर्स को आप नेचुरल टर्न दीजिए तो थंब जिस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं फिर हम लोग। अब अगर इस सोलेनॉइड में हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो देखिए पहले n क्या है इसमें, n ये हो गए टोटल नंबर ऑफ टर्न और l है इसकी लेंथ हो गई, यानी ये हो गई लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो यहाँ पे एक टर्न लिखा जाएगा स्मॉल n, स्मॉल n होंगे इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यानी यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे वो स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और स्मॉल n कैलकुलेट करने का तरीका भी वही है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ। इससे मिल जाएंगे हमको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। अब इतनी बात क्लियर हो गई है तो मैग्नेटिक फील्ड का इसमें डेरिवेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए देखिए ये हमने बना ली भाई सोलेनॉइड, क्योंकि ये स्प्रिंग है तो इसी में जो नंबर ऑफ टर्न है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। अब क्लोजली पैक्ड होंगे तो ये हो गया भाई इसकी एक्सिस, ये हो गई सोलेनॉइड की एक्सिस। अब और ये हो गई रेडियस। इस सोलेनॉइड की हमको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने किया ये कि
यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दें और यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने इतनी ये जो डिस्टेंस दिख रही है वो हो गई x, तो एक्सिस पे हमने x डिस्टेंस पे dx थिकनेस ले ली। अब dx थिकनेस ले लिया तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे इतनी सी थिकनेस में। अब बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न इसमें हो जाएंगे, कितने होंगे? तो हमने लिख दिया n। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न हो गए पर यूनिट लेंथ। ठीक है भाई। तो ये जो इतनी सी लेंथ है dx, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे? तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न इन dx लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न इन dx लेंथ हो जाएगा n ds। फिर अगर हम लिखें करंट इन dx लेंथ, तो जो करंट इसमें होना चाहिए वो होना चाहिए n I dx। अब देखिए ये तो ऐसे हमने ज्वाइन किया, इतने एंगल को हमने कह लिया भाई फाई, और यहाँ से अगर इसको हम फिर ऐसे कनेक्ट करें तो ये हो गया डी फाई। तो ये जो डी फाई लेंथ यहाँ पे दिख रही है ये रिंग हो गई, और रिंग की वजह से ये रिंग हो गई। और इस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इस रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होना चाहिए dB, और dB इज इक्वल क्या होना चाहिए? म्यू नॉट, हम लोगों ने पढ़ा होगा NI R स्क्वायर dx अपॉन में हो जाएगा 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। यानी हम लोगों ने रिंग की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रखी है जो होती है म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। तो वही हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिख रखा है। अब देखें भाई, तो यहाँ अगर हम लिखते हैं tan फाई, तो tan फाई इस फिगर में होगा x अपॉन r। तो x इज इक्वल होना चाहिए फिर r tan फाई, और इसको डिफरेंशिएट कर लें तो dx हो जाएगा r sec स्क्वायर फाई d फाई। तो ये हो गया भाई dx, जो हम dx को लिख करके इसे रिप्लेस कर लेंगे। और x अभी अभी हमने कितना लिखा है भाई? r tan फाई। तो अगर इस फार्मूले में जो रिंग की मैग्नेटिक फील्ड लिखी हुई है इसमें अगर हम dx और x की वैल्यू लिख लेते हैं तो फिर ये हो जाना चाहिए था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट NI R स्क्वायर x, या dx है ना, तो dx यहाँ पे हो गया भाई sec स्क्वायर तो ये हो गया भाई sec स्क्वायर फाई डी फाई, और r लिखते तो ये हो जाता r क्यूब अपॉन में हमने लिखा 2 R स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा R स्क्वायर tan स्क्वायर फाई पावर हो गई 3/2। अब देखिए अगर यहाँ से हम R स्क्वायर कॉमन लेके ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं तो क्या हो जाएगा? R क्यूब। तो ये हो गया फिर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट NI R क्यूब sec स्क्वायर फाई d फाई, और अपॉन में ये हो गया बाई 2 R क्यूब 1 प्लस tan स्क्वायर फाई पावर 3/2। अब यहाँ से देखें तो R क्यूब और R क्यूब तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये dB इज इक्वल हो जाना चाहिए म्यू नॉट NI sec स्क्वायर फाई d फाई अपॉन में हो गया बाई 2, और ये हो जाएगा sec
सेक क्यूब फाई। अब सेक क्यूब फाई है यहाँ पे, तो यहाँ से सेक स्क्वायर फाई भी कैंसिल होगा और ये सब कुछ सॉल्व होकर के हमको मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? तो मिलना चाहिए था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और ये है भाई देखो सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन में हो गया 2 सेक क्यूब फाई। तो यहाँ से कट पिट करके हमें मिल जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस फाई, और ये हो गया डी फाई। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए चाहिए होगी लिमिट। तो लिमिट के लिए देखिए ये हमने फिर से बना ली, एक सोलेनॉइड बना ली। अब ये जो सोलेनॉइड है ये इसकी एक्सिस होगी। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो हमने किया ये कि ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन कर लिया तो ये जो इतना सा एंगल है इसको कह लिया बीटा, और अगर इसको अब हम यहाँ से ज्वाइन करते तो ये एंगल हो गया था अल्फा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो बस अगर अल्फा से बीटा तक इंटीग्रेट कर लें तो ये पूरी सोलेनॉइड जो है हमारी इंटीग्रेट हो जाएगी। तो हमने लिखा भाई माइनस अल्फा से बीटा, तो ये सॉल्व होकर के आ गया भाई म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और यहाँ मिल गया हमको साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो इस तरीके से हमने सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक फार्मूला डिराइव कर लिया। अब इस फार्मूले को डिराइव कर लिया और इसी से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंगल भी आपको अल्फा बीटा दिख ही रहा होगा इसमें, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जब भी हमें करना होगा। बार बार इंटीग्रेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इधर इसे में 2-4 और केस देख लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे हमने ये बना ली भाई सोलेनॉइड, अब ये सोलेनॉइड हमने यहाँ पे बना करके ऐसे रख ली, और ये बता दिया हमने कि सोलेनॉइड की एक्सिस हो गई, ये सोलेनॉइड की रेडियस हो गई, यानी आर रेडियस है, और हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। कहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं भाई? एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। अब यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ज्वाइन करते और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ये एंगल हो गया अल्फा और ये एंगल है बीटा, तो यहाँ पे जो अल्फा होगा उतना ही क्या होगा? बीटा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। और इतनी सोलेनॉइड की लेंथ को अगर हम कहें L/2, तो ये लेंथ भी इतनी क्या हो गई? L/2। समझ गए भाई? अब ये लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होना चाहिए अंडर रूट L² प्लस 4R² अपॉन 2 होना चाहिए। तो यहाँ से साइन अल्फा और साइन बीटा दोनों बराबर हो गए, तो हम साइन अल्फा या साइन बीटा अगर यहाँ कैलकुलेट करते तो ये होना चाहिए था L/2 अपॉन अंडर रूट L² प्लस 4R² अपॉन में 2 करते, तो यहाँ से साइन अल्फा मिल गया हमको L अपॉन अंडर रूट L² प्लस 4R²। तो इस तरीके से हमने साइन अल्फा साइन बीटा दोनों इक्वल होंगे कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ लिखते हैं अपना फार्मूला जो होता हाफ म्यू नॉट एन आई, फिर ये हो गया था भाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ये हो गया था म्यू नॉट एन आई साइन अल्फा हो गया, क्योंकि अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या हो गए? इक्वल हो गए, तो हो गया म्यू नॉट एन आई साइन अल्फा। अब हम यहाँ लिख सकते थे म्यू नॉट एन आई साइन अल्फा की वैल्यू डाल देते, तो हमें सोलेनॉइड के मिड पॉइंट पे क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड ये पता चल गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड होगी म्यू नॉट एन आई L अपॉन L² प्लस 4R²। अब देखिए ये तो फॉर्मूले का ये कमाल हो गया। अब अगर यहीं पे हम कहे कि नहीं सेंटर पे नहीं चाहिए हमको मैग्नेटिक फील्ड,
हमें तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के किसी एंड पे चाहिए। कोई बात नहीं, ये हो गई देखो सोलेनॉइड, और ये हो गई सोलेनॉइड की एक्सिस। हम चाहते हैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो भाई इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अल्फा क्या हो गया 0, और ऐसे हमने इसको ज्वाइन कर लिया तो ये इतना सा एंगल होगा बीटा, और ये जो इतना एंगल बीटा है तो ये इतना एंगल हो गया भाई बीटा। अब सोलेनॉइड की लेंथ है देखो L, और ये रेडियस है इसकी R, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ ये होना चाहिए फिर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब फॉर्मूला लिखते हैं, मतलब B इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट NI, जो होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो यहां से हमें मिल गया फिर हाफ म्यू नॉट NI, और ये देखो अल्फा 0 है तो साइन 0 हो गया प्लस हो गया साइन बीटा, यानी लिखते हैं हम यहाँ पे हाफ म्यू नॉट NI साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू अब हम फिगर से अगर कैलकुलेट करके लिखें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए हाफ म्यू नॉट NI, और साइन बीटा यहाँ पे हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो किसी एंड पे ऐसी सोलेनॉइड जिसकी लेंथ L है उसके एक एंड पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में अगर मान लीजिए ये जो सोलेनॉइड है या इसकी जो रेडियस है वो रेडियस बहुत कम है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड की लेंथ काफी बड़ी है और उसकी रेडियस काफी कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड या इनफाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड भी मानते हैं। तो जब हम इनफाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करेंगे तो भाई ये तो हो गई देखो हमारे पास में सोलेनॉइड, और इधर वाले एंड को हमने कह दिया कि ये चला गया कहाँ पे इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी चला गया, ये तो सोलेनॉइड की एक्सिस होनी चाहिए और ये सोलेनॉइड की रेडियस होना चाहिए। अब देखिए अगर हम इसे ज्वाइन करने के लिए इधर जा रहे होते ऐसे तो ये जो एंगल बीटा है वो हमें मिल जाएगा 90 डिग्री, और जो अल्फा है वो हो गया 0। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते तो होता हाफ म्यू नॉट NI, फिर यहाँ हम लिख लेंगे भाई साइन 0 और साइन बीटा की जगह पे क्या हो गया साइन 90 हो गया। अब साइन 90 तो होता है 1, तो ये हो गया हाफ म्यू नॉट NI। तो ये लॉन्ग सोलेनॉइड या इसे सेमी इनफाइनाइट भी कहते हैं, सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड, या कहेंगे इसको एट वन एंड ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सोलेनॉइड के किसी एंड पे, चाहे इस एंड पे बात करिए या इस एंड की बात किया जाए, एक एंड तो इन्फिनिटी पे ही होगा, एक हमारे पास होगा। जो एंड हमारे पास है चाहे ये वाला एंड हो या ये वाला एंड हो, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड होगी हाफ म्यू नॉट NI। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड की। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए देखिए ये तो हो गई भाई सोलेनॉइड जो दोनों तरफ कहाँ चली गई इन्फिनिटी पे, तो ये लॉन्ग सोलेनॉइड या इनफाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड हो गई, और ये हो गई भाई सोलेनॉइड की एक्सिस। अब अगर हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें इस पॉइंट पे, तो जब हम इधर ज्वाइन करने जा रहे होते तो ये जो एंगल बीटा है वो हो जाएगा 90 डिग्री, और अगर हम कहे नहीं भाई इधर वाले एंड को ज्वाइन करेंगे जाके
तो ये जो अल्फा है ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते तो होता भाई हाफ म्यू नॉट एन आई, फिर ये हो गया था भाई साइन 90 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन 90 प्लस साइन 90 लिखते। तो यहाँ से हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिल गई वो हो गई म्यू नॉट एन आई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड की है वो हो गई म्यू नॉट एन आई, यानी ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसा माना जाता है कि सोलेनोइड के एक्सिस पे यानी सोलेनोइड के अंदर ये क्या रहेगी, यूनिफॉर्म, और इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई। तो ये बात इतनी क्लियर हो गई होगी। अब इसके वेरिएशन की बात करते हैं। तो वेरिएशन के लिए अगर हम इधर ऐसे बना लेते हैं डिस्टेंस, यानी ग्राफ बनाने के लिए, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिलहाल ऐसी हो गई भाई यूनिफॉर्म, फिर इसके बाद में ये धीरे धीरे ऐसे कम होगी, समझ गए भाई। तो अभी हम लोग कहाँ आ गए, सेंटर पे आ गए, यानी ये एक्सिस पे फील्ड है। तो जो एक्सिस पे वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है, म्यू नॉट एन आई, और म्यू नॉट एन आई क्या होगा भाई, यूनिफॉर्म फील्ड होगी, और ये यूनिफॉर्म कहाँ पे है, एक्सिस पे है। अब जब हम यहाँ एंड की बात करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है, तो एंड पे अगर बात करें कितनी होगी, तो एंड पे क्या हो गई, बी हाफ म्यू नॉट एन आई, और उसके बाद में फिर बी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और धीरे धीरे इन्फिनिटी पे जाकर के क्या हो जाएगी, खत्म। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है उसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन एंड पे जब आप पहुंचेंगे एंड पे तो हो जाएगी हाफ म्यू नॉट एन आई, आफ्टर विच ये डिक्रीज होगी, और काफी दूर चलने के बाद मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो ये था सोलेनोइड और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन का तरीका। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपकी समझ में आ गया है तो थोड़ा सा और देखते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं भाई। आप देखिए रिंग के लिए अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखा था, तो मैग्नेटिक फील्ड रिंग की जो मैंने डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर दिया, शायद वो फार्मूला आपको याद ना हो, आपने देखा ना हो, तो एक बार हम आपको रिंग की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो बता देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बाय रिंग अगर इसकी बात किया जाए तो देखिए रिंग को हम रखेंगे यहाँ पे YZ प्लेन में। अब रिंग हो गई हमारी ये YZ प्लेन में और इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ये रिंग का सेंटर हो गया और हम चाहते हैं कि सेंटर से x डिस्टेंस पे कितनी फील्ड होगी, और रिंग की जो हमारी रेडियस है वो हो गई r, यानी यहाँ पे जो रिंग का सेंटर है वो ओरिजिन पे है, रिंग की एक्सिस एलोंग x एक्सिस हो गई, रिंग कहाँ पे है, YZ प्लेन में हो गई। अब यहाँ हमें कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लिया जिसको हम लोग कहेंगे DL। अब DL ले लिया तो यहाँ से करंट देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकल रहा होगा, क्योंकि रिंग हमारी ऐसे रखी हुई है, तो यहाँ से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकल रहा होगा। तो ये होगा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, और जब हम करेंगे DL क्रॉस R या करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, फिंगर्स को बेंड करेंगे R की डायरेक्शन में यानी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ठीक इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग कहेंगे DB। क्योंकि एलिमेंटल करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एलिमेंटल होगी। अब लौट के आ गए, यहाँ पे हमने इसको बैलेंस करने के लिए एक और एलिमेंट ले लिया, और ये एलिमेंट हमने ठीक इसके अपोजिट लिया हुआ है, तो यहाँ से करंट क्या हो रहा होगा, इनवर्ड जा रहा होगा, और ये इस DL वेक्टर से हो गया भाई पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे भी जब हम करेंगे DL क्रॉस R, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर के,
तो यहाँ पोजीशन वेक्टर के ठीक परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग कहेंगे डीबी। अब दोनों एलिमेंट से हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक्सिस पे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में है। अब प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट भी होना चाहिए। अब दो कंपोनेंट होंगे तो कंपोनेंट को जानने के लिए हमने यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ा करके बोल दिया ये एक्स एक्सिस है, ठीक इसके परपेंडिकुलर ये हो गई वाई एक्सिस। अब इतने से एंगल को अगर हम कहे थीटा, तो ये रेडियस हमें पता है, ये बेस पता है, तो इस एंगल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंगल हो गया थीटा, तो फिर ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा, और ये एंगल मिल जाएगा हमको थीटा। तो ये जो dB दिख रहा है, इस dB का जो इधर कंपोनेंट होगा वो होना चाहिए dB cos थीटा, और इस dB का जो इधर कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा dB sin थीटा। अब हम लौट करके फिर इधर आ गए, यहाँ आ गए, तो ये भी रेडियस कितनी है r, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों फिर इक्वल होना चाहिए। तो इसको भी हमने क्या कह लिया भाई थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल हो गया थीटा। तो इधर जो हमको dB दिख रहा है, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा dB cos थीटा, और इस डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट आ गया dB sin थीटा। अब इस फिगर को देखें तो यहाँ ये जो dB cos थीटा और dB cos थीटा, ये दोनों इक्वल और अपोजिट हो गए, दोनों वेक्टर हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी वाई एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होना चाहिए। टोटल मैग्नेटिक फील्ड किधर मिल रही है हमको, अलोंग एक्स एक्सिस, और कितनी है, तो वो है dB sin थीटा। अब ये जो स्मॉल आर हमें दिख रहा है, ये स्मॉल आर होना चाहिए अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी dB कितना होगा। तो dB को हम लोग लिख सकते थे अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर करते हैं हम यहाँ पे आइडियल साइन 90 हो गया, अपॉन में लिखते r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर करते, पोजीशन वेक्टर क्या था स्मॉल r, तो ये हमको यहाँ पे मिल गया। यानी यहाँ dB इज इक्वल हो गया भाई म्यू नॉट आई dl, और ये साइन 90 हो गया 1, अपॉन में हो गया 4 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बट हमें जो dB की नेट वैल्यू चाहिए, और वो है यहाँ पे dB sin थीटा। यानी हमें dB की जो वैल्यू है वो तो पता चल गई, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो dB sin थीटा होगी। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर ये हो गया I, आगे हमने लिख लिया dl, और ये हो गया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन थीटा लिखें तो देखिए ऐसी एक रिंग बनी हुई थी, ये थी उसकी एक्सिस, ऐसे हमने इसको ज्वाइन किया हुआ था, ये थी रेडियस r, और ये एंगल था थीटा, और ये था अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही था पोजीशन वेक्टर। इसी पोजीशन वेक्टर को स्क्वायर करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो ये होना चाहिए था r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ लिख लेते हैं r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंचा सकता है। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इतना सा क्लियर हो गया, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ एक कंफ्यूजन है कि 2 dB sin थीटा था, बट हमने dB नेट में क्या लिखा है dB sin थीटा। 2 dB sin थीटा क्यों नहीं लिखा, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो इधर देखते हैं कि हमारे पास में एक इतनी बड़ी सी रिंग है,
अब इस रिंग में अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं जिसको हमने क्या कह दिया भाई dl, अब इस dl को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें 2dl की जरूरत नहीं होगी, एक ही dl को इंटीग्रेट करके हम 2πr लिख सकते हैं। इसीलिए हमने केवल एक कंपोनेंट को कंसीडर किया, दो कंपोनेंट कंसीडर नहीं किए, क्योंकि एक एलिमेंट इधर था और दूसरा एलिमेंट इधर था, तो दो की कोई जरूरत नहीं है, एक ही एलिमेंट से पूरी रिंग हमारी इंटीग्रेट हो सकती है। तो ये हो गया भाई dB नेट, जो हो गया म्यू नॉट अपॉन 4π, फिर हमने लिखा भाई I, ये हो गया R, और इस dl को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2πr, अपॉन में हमने लिख दिया भाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, इंटीग्रेट कर दिया तो हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और ये हो गया भाई 2πr स्क्वायर, अपॉन में हो गया 4πr स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। समझ गए भाई। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I r स्क्वायर, अपॉन में हो गया भाई 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। अब थोड़ा सा अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक बात और भी निकल के आती है, वो बात ये है कि हम लोग करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया को कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इनटू एरिया होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ इस फार्मूले को अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ रिंग, आई हो गया करंट, तो करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया, ये हो गया भाई मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट हो गया तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग अगर ऐसे लिख दे कि म्यू नॉट इंटू 2m, अपॉन में हो गया 4π r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। फिर हम कहें कि यहाँ r जो है वो है लेस देन x, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल होगा, यानी इस r स्क्वायर को हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब r स्क्वायर को अगर हम यहाँ से हटा दें तो फिर यही मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगी म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन 4π, और ये हो जाएगा r3। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसमें ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, और सेंटर से अगर हम r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो बार मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन एक स्मॉल r क्यूब हो जाएगा। स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, डायरेक्शन को, यानी r स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया था मैंने, तो यहाँ पे x क्यूब होना चाहिए, यानी ये फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ डिस्टेंस है, और ये भी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब है कि जो रिंग है वो एक थिन बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यानी रिंग एक थिन बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसका एक फेस रिंग के यानी बार मैग्नेट के साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है, और एक फेस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि हमने जब देखा तो हमें जो दिख रहा है तो वो दिख रहा है कि करंट इस पे एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही होगी, यानी हम कहेंगे ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यही रिंग अगर दूसरी साइड से आप देखें, यानी बीच में यहाँ रिंग है, हम कह रहे हैं कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन आप कोई जो हाथ मेरा हिलता हुआ नजर आ रहा होगा वो होगा क्लॉकवाइज। तो आपको दिख रहा होगा इसमें क्लॉकवाइज, यानी अगर ये क्लॉकवाइज है
करंट की डायरेक्शन में हम अगर फिंगर्स को ऐसे टर्न देते हैं तो थंब किधर गया, इनवर्ड, यानी ये रिंग के साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिंग में यानी ये बीच में रिंग हो गई, इसका लेफ्ट प्लेन और राइट प्लेन बार मैग्नेट के अलग अलग पोल को रिप्रेजेंट करेंगे। एक तरफ से आपको नॉर्थ पोल दिखेगा तो दूसरी तरफ से आपको साउथ पोल दिखेगा, यानी रिंग एक छोटे से थिन बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अभी लिखा था μ0 × 2m/4πx³। ये बार मैग्नेट की फील्ड है, तो रिंग भी हमारी एक थिन बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसीलिए हमने सोलेनॉइड में डायरेक्टली इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था और डेराइव कर लिया। मुझे लगा कि शायद आपको ये मालूम ना हो, इसलिए हमने आपको फिर से रिवाइज करवा दिया। तो उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।